हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। हिंदी के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग वीडियो से जुड़ जाइए और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। साथ ही साथ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, डियर गुरुजी सर्च करना, आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। अदरवाइज मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, नोटिस है, नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वहाँ पर एक बार जरूर जुड़ जाइए जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। शासकीय पत्र की बात हो रही है और आपको यहाँ पर बताना है, सोचना है कि इसका जो कौन सा कथन है गलत है। तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। अब पहले ऑप्शन में कह रहा है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है, गलत कथन नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया भाई। पत्र संख्या के ऊपर यहाँ पर तिथि नहीं लिखते हैं शासकीय पत्र के संदर्भ में अगर बात करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अधिकारियों द्वारा या उन सबको जो सूचना भेजने के लिए जो आधिकारिक पत्र लिखा जाता है उन्हीं को हम लोग परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। अब देखिए 4 दीर्घ स्वर होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 4 स्वरी लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन की बात हो रही है। का है, चा है, टा है और या है। तो यहाँ पर अंतःस्थ में याद रखिएगा, अंतःस्थ भी आपके टोटल 4 होते हैं। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला और वा, ये 4 आपके व्यंजन होते हैं अंतःस्थ। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब देखिए महाप्राण की बात हो रही है, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर महाप्राण व्यंजन का मतलब होता है बेसिकली जिनको ज़्यादा सांस लेना पड़ता है या किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे पा, फा, बा, भा। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये आपका चौथा व्यंजन है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। जबकि ता पहला है, ता, था, दा तीसरा है। पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, महाप्राण नहीं अल्प प्राण होता है। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अब अघोष वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर पा है, बा है, घा है और गा है। तो इन सभी में अगर अघोष वर्ण की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, अघोष वर्ण भी मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा रखा हूँ। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पा। भाई अघोष वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वो वो आपके अघोष वर्ण होते हैं। टोटल 13 होते हैं। का, खा, चा, छा, मतलब पहला दूसरा भी ऐसे लेके चले हैं। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, सा, तीनों सा भी होते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण जो कंठ से बोला जाता है, का वर्ग एक तो आपका आता है कंठ वर्ण में, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे स्वर दिए गए हैं। तो स्वरों में याद रखिएगा जो आपका ई होता है और बड़ी ई होता है ये आपके तालव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जो आपका ऊ होता है ये ओष्ठ्य के अंतर्गत आ जाता है। बचा क्या आपका आ, तो ये आपका कंठ वर्ण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द देखिए, दूध वाला, नाक, घुड़सवार और लंबोदर। तो यहाँ पर याद रखिएगा रूढ़ शब्द यहाँ पर नाक हो जाएगा। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिनके भागों, जिन शब्दों के अलग अलग सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। अगला देखो आपसे क्या कह रहा है, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। रत्नाकर आप सभी को पता होना चाहिए, ये बेसिकली आपका एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और आ प्लस बड़ा, याद रखिएगा, रत्न प्लस आकर, आ प्लस बड़ा आ मिलकर ये बनता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सर प्रतिमान में कौन सा समास है।
प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब क्या होता है सर? प्रतिदिन हो गया, प्रतिमान हो गया, आजन्म हो गया, प्रतिमा, इन सब में हमेशा याद रखिएगा आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और इनकी पहचान हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो उनका पहला पद होता है उसमें या तो आ देखने को मिल जाए, या तो अनु देखने को मिल जाए, या तो आपको प्रति देखने को मिल जाए, यथा देखने को मिल जाए, यावत देखने को मिल जाए। ये जो होते हैं ज़्यादातर जितने भी इस तरह के समास होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगला देखो क्या कह रहा है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए परिक्रमा की बात करते हैं दोस्तों, तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परिक्रमा में परि उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? परिक्रमा में आपका परि उपसर्ग हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी पर हम लोग टिक कर देंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सर भलाई में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए भलाई की बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। भलाई में भला आपका उपसर्ग लगा है और प्रत्यय की बात करते हैं आपका आई प्रत्यय लगा हुआ है। ई मत कर दीजिएगा, भला प्लस आई मिलकर भलाई होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तद्भव तत्सम का क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में जरूर आएगा, 2 से 4 क्वेश्चन। कभी मेरे टाइम पे तो 7-8 क्वेश्चन आ गया था। निम्न में कौन सा तत्सम है? अब यहाँ पर देखो आलस से दिया गया है तो ये तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव आलस होता है। आम आपका तद्भव, इसका तत्सम आम्र होता है। आसरा आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो आश्रय होता है। आग जो है तद्भव है, तत्सम इसका अग्नि होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है। तो 64 में अगर हम बात करते हैं तद्भव शब्द की, तो यहाँ पर चूड़, ज्ञान, छिद्र और छत में आपका चूड़ है, ज्ञान है। तो चूड़ जो है आपका एक तत्सम शब्द है क्योंकि इसका जो तद्भव होता है चूरन होता है। छिद्र भी आपका तत्सम है क्योंकि इसका जो तद्भव होता है छेद होता है। ज्ञान जो है आपका याद रखिएगा ज्ञान, और छत में बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका डी दिया गया छत, ये आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका देशज शब्द है। आग, खिड़की, बच्चा और फूल। देशज शब्द का मतलब जो होता है अपने ही जो देश में या अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषाएं अपने मन से ही बोल दी जाती हैं, ऐड कर ली जाती है। जैसे लोटा हो गया, थाली हो गया, कटोरी हो गया, गमछा हो गया, पगड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, खिड़की हो गया, ये सारे आपके देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर खिड़की मैंने बोला ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 166 कह रहा है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर विदेशी शब्द की बात करते हैं तो जो अपने यहाँ के नहीं है, तो अमीर जो है अपना हिंदी का वर्ड नहीं है या इंडिया का वर्ड नहीं है। अमीर जो है यहाँ पर एक विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अमीर जो है कहाँ का है। बेसिकली पुर्तगाल का है, अरब का है, कहाँ का लैंग्वेज है। जैसे यूने, अंदोनिया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। अगला देखो आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द यहाँ पर बताना है। संज्ञा शब्द सभी को पता है। देखो यहाँ पर गंगा, पुराना, मोटा और नीला में आराम से बता सकते हो। जो गंगा है वो आपका एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नीला रंग बता रहा है यानी कि आपका एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पुराना बहुत पुराना है, ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। मोटा भी आपका विशेषण हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न में सर्वनाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो पहले ही लिख दिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सी है कुछ आपके एक अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है। अब विशेषण शब्द की यहाँ पर बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया विशेषण क्या होता है, जिससे किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है जिस शब्द से, वो आपका विशेषण होता है। जैसे बुढ़ापा देखा जाए तो एक प्रकार से संज्ञा है भाववाचक, बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, तो भाववाचक संज्ञा है। दौड़ की बात करते हैं तो जो दौड़ है ये भी एक प्रकार का मान सकते हो क्रिया है, दौड़ना। और क्रोध की बात करते हैं तो क्रोध जो है आपका एक प्रकार से क्या है, क्रोध और शांत में देखा जाए तो वह बहुत क्रोध है। क्रोध जो आपका विशेष से हो जाएगा। क्रोधित अगर देखा जाता तो ये आपका विशेषण होता, लेकिन यहाँ पर शांत की बात करते हैं तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे वह व्यक्ति बहुत शांत है यानी कि उसे विशेषता बताई जा सकती है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो कोई क्रिया नॉर्मल रूप में होती है उसको प्रेरणा दे करके उससे कोई और काम, जैसे सुलना, जैसे सोना का सुलवाना हो जाएगा, पढ़ना का पढ़वाना हो जाएगा, जगना का जगाना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने लोग ऑप्शन बी सोच रहे थे, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है निम्नलिखित में से अवयव है, अवयव नहीं बेसिकली अव्यय पूछा जाना चाहिए था यहाँ पर। अव्यय बेसिकली क्या होता है कि जिनके रूप में लिंग, वचन या पुरुष कारक इन सब में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। जैसे भारत यहाँ पर दिया गया है, तो भारत में देखा जाए तो हो सकता है कुछ लोग स्त्रीलिंग के रूप में ले सकते हैं इसको बोलने के लिए, कुछ लोग अलग अलग हो सकता है, नाम है क्योंकि ये श्याम भी आपका नाम है तो ये अव्यय नहीं होगा। जबकि यहाँ पर दक्षिण की बात करते हैं, ये आपका एक दिशा है, दिशावाचक अव्यय है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अब देखो भाई, आँख के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन और यहाँ पर लोचन भी दिया गया, तो ये सब जो है आपके आँख के पर्यायवाची होते हैं। वसन कपड़ा का होता है, पावक अग्नि का होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 173 देखिए क्या कह रहा है आपसे, भाई जड़ का विलोम क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जड़ का विलोम बताना है। जल, विद्वान, मूर्ख या चेतन, तो याद रखिएगा जड़ का विलोम आपका चेतन होता है दोस्तों, जड़ का विलोम चेतन होता है। जल का थल होता है, मूर्ख का ज्ञानी होता है या चतुर होता है या विद्वान होता है, और विद्वान मूर्ख मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भाई, भविष्य में होने वाला। तो भाई जो भविष्य में होने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भावी, बोलते हैं ना भावी। ये हमारे होने वाले भावी सम्राट हैं, भावी राजकुमार है, तो भविष्य में होने वाला। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अनिल और अनल इस शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, 2 होमवर्क मैंने आपको दिया है। एक आपका मैंने पूछा था अमीर किस भाषा का शब्द है, एक आपका होमवर्क ये है 75 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब जो है आप लोग कॉमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इसके पीडीएफ के लिए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।